नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती अपनी राजनीतिक साख को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में करारी मात के बाद यूपी विधानसभा उपचुनाव की 9 सीटों पर पार्टी का जो हाल हुआ, उसे देखते हुए बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती के तेवर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पार्टी के सामने चुनौती अपने वोट बैंक में प्रासंगिकता को बरकरार रखने की है। कभी ए टीम में रहकर प्रदेश और देश के नेतृत्व को चुनौती देती और शासन में अपनी पकड़ बनाती मायावती के लिए परेशानी बढ़ी है, तो वहीं अब बसपा किसी भी चुनाव में बी टीम की तरह दिखाई दे रही है। इसके पीछे की वजह बसपा सुप्रीमो मायावती के फैसलों को एक बड़ी भूल माना जा रहा है। दरअसल बहुजन समाज पार्टी का गठन कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को किया था। मुख्य राजनीतिक धड़ों से इतर बहुजन समाज को नेतृत्व देने के लिए उन्होंने नई पार्टी बनाई। कांशीराम का नारा, जिसके जितनी हिस्सेदारी सत्ता में उसकी उतनी भागीदारी, एक बड़े वर्ग की लीडरशिप को उभारने में मददगार साबित हुई। शुरुआती एक दशक में पार्टी ने अपनी जमीन तैयार की, जिसके बाद 1993 में राम मंदिर आंदोलन और भाजपा की लहर के बीच जब ओबीसी आंदोलन के बाद छाए समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बहुजन नेता कांशीराम आए, तो यूपी का समीकरण ही बदल गया। इसके बाद से बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रभाव लगातार बढ़ाया और पिछड़ा और दलित वर्ग की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। यूपी ही नहीं, देश में बसपा का डंका बजने लगा। हर चुनाव के साथ पार्टी की वोट में इजाफा हो रहा था। इसी बीच 2002 में भाजपा में से अलग होने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांशीराम के दलित राजनीति के दावे से इतर अपनी राजनीतिक लाइन खींची। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसके लिए भाजपा के पीछे से समर्थन का दावा किया और ब्राह्मण वोट बैंक को मनाया जाने लगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी छवि एक बहुजन नेता से सर्वजन की नेता के तौर पर बनाई। वहीं दलित और मुस्लिम वोट बैंक के जरिए सत्ता में अहम भूमिका बनाने वाली मायावती के साथ ब्राह्मण वोट बैंक जुड़ा, जिसका असर 2007 में देखने को मिला, जब बसपा सुप्रीमो मायावती पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हो गई। हालांकि ब्राह्मणों के साथ बसपा सुप्रीमो मायावती की ज्यादा दिनों तक निभ नहीं पाई, जिसका असर लोकसभा चुनाव 2009 से ही दिखने लगा। बाद के समय में कथित तौर पर बहुजन समाज पार्टी में मायावती को लेकर एक उलझन देखने को मिली। यूपी चुनाव 2012 में मायावती सत्ता से बाहर हुई, अखिलेश यादव सीएम बने और इसके बाद मायावती को कभी उस प्रकार की राजनीतिक ताकत नहीं मिल पाई जिसकी उम्मीद कभी कांशीराम ने की थी। तो वहीं गुजरात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी के राजनीति में कदम रखते ही प्रदेश के राजनीतिक हालात बदले। 2012 तक जो नॉन यादव और ओबीसी वोट बैंक था, वो अधिकांश वोट बैंक बसपा के साथ दिखता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूपी आने के बाद से ये वोट बैंक भाजपा की तरफ शिफ्ट हो गया। साथ ही दलित वोट बैंक में भी सेंधमारी शुरू हो गई, जिसके बाद लोकसभा चुनाव 2014 और यूपी चुनाव 2017 में बड़ा बदलाव दिखा और बसपा सुप्रीमो मायावती को वोट बैंक में बिखराव साफ तौर पर दिखने लगा। इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रतिद्वंदी रहे समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। लोकसभा चुनाव 2019 में सपा के साथ मिलकर वो 10 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई। हालांकि इसके बाद उन्होंने सपा से हाथ छुड़ा लिया, जिसे बसपा सुप्रीमो मायावती की भयंकर भूल माना जा रहा है। 2019 में सपा और बसपा गठबंधन होने और टूटने के बाद से स्थिति में बदलाव होता दिख रहा है। बसपा के पास से उनका दलित वोट बैंक खिसकता दिख रहा है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ देखा जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ भी दलित वोट बैंक जुड़ता दिख रहा है। हालांकि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी कि पीडीए रणनीति का फायदा इस साल हुए लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत के रूप में देखने को मिला। ऐसे में कभी 25 से 28% वोट शेयर की राजनीति करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती अब 10 से 11% वोट तक सिमटती हुई दिख रही है, जिसके बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस प्रकार की स्थिति को लेकर पार्टी नेताओं से सवाल शुरू किए और जमीन पर नेताओं को दिखने की सलाह भी दी। दरअसल बसपा के इतिहास पर नजर डालें तो साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसे बहुमत मिला था। इससे पहले बसपा दूसरे दलों की मदद से सरकार बनाती रही, जिसका लाभ उसे लोकसभा चुनावों में भी मिलता रहा। जिसके बाद साल 2012 में बसपा ने फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जो कि गलत साबित हुआ। यही हाल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ, जिसके बाद साल 2019 में बसपा ने समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ कर लोकसभा चुनाव लड़ा और बसपा 10 सांसदों वाली
पार्टी बनी। हालांकि इसके बाद साल 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने से बसपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ गया। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बसपा के सामने अपनी स्थिति को मजबूत करने की चुनौती है। इसको लेकर मायावती लगातार प्रयास करती हुई दिखाई दे रही हैं। जो बसपा एक वक्त पर यूपी में सबसे मजबूत वोट बैंक वाली पार्टी मानी जाती थी, उसका वोट बैंक पूरी तरह से बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में हुए यूपी में 9 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में कुंदरकी में लगभग 1036, मीरापुर में लगभग 3248, तो वहीं करहल में लगभग 8409 और सीसामऊ में महज 1500 वोट ही पार्टी प्रत्याशियों को मिले। हालांकि फूलपुर में पार्टी प्रत्याशी ने काउंटिंग के दौरान गंभीर आरोप लगाए थे। खुद बसपा सुप्रीमो ने कहा था कि यूपी में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव और फिर उसके नतीजे के बाद लोगों में ईवीएम को लेकर आम चर्चा है। पहले देश में बैलेट पेपर के जरिए चुनाव जीतने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करके फर्जी वोट डाले जाते थे। अब तो ईवीएम के जरिए भी ये कार्य किया जा रहा है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत दुख और चिंता की बात है। यही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव के नतीजों के बाद बड़ा फैसला भी लिया, जिसमें उन्होंने देश में कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। हालांकि बसपा सुप्रीमो ने यह साफ किया था कि वो ये ऐलान केवल उपचुनाव को लेकर कर रही है। उनकी पार्टी लोकसभा, विधानसभा और निकाय चुनावों में पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरेगी। इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने कहा कि आम चुनाव में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद होती है, जिस वजह से धांधली नहीं हो पाती है, लेकिन उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है। इसलिए बसपा अब कोई भी उपचुनाव नहीं लड़ेगी। यही नहीं, उपचुनावों में मिली हार की वजह से बसपा सुप्रीमो ने पार्टी की कई नेताओं के साथ तमाम बैठकें भी की। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट के बाद मायावती ने समीक्षा के लिए बैठक बुलाई थी। लखनऊ में हुई पार्टी के सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक में बसपा प्रमुख का तल्ख तेवर भी देखने को मिला था, जहां कथित तौर पर हार से नाराज बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी नेताओं से कई तीखे सवाल किए और उन्होंने उत्तर प्रदेश की 9 और उत्तराखंड की 1 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट में बसपा की करारी हार का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया था। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समीक्षा बैठक में बसपा प्रमुख ने पार्टी नेताओं से सवाल किया कि चुनावों में पार्टी के वोट प्रतिशत में लगातार आ रही गिरावट का आखिर कारण क्या है। पार्टी के नेता लोगों के बीच क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। बता दें, बहुजन समाज पार्टी ने अपनी सरकार के दौरान विकास के विजन को लेकर काम किया था। कानून व्यवस्था मायावती सरकार की यूएसपी रही थी, जिसे लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल किया कि इन मुद्दों को जनता के बीच स्थापित कर पाने में पार्टी नेता क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसके साथ ही बसपा प्रमुख ने समीक्षा बैठक में कई बड़े संकेत भी दिए थे और संकेतों में साफ किया था कि आने वाले दिनों में संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। कई नेताओं को जो पार्टी में सक्रिय नहीं है, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। वहीं काम करने वाले नेताओं को पार्टी में तरजीह दी जा सकती है। एक और जहां बसपा सुप्रीमो ने संकेतों में साफ किया था कि आने वाले दिनों में संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है, तो वहीं बीते कल उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी बड़ा बयान देते हुए कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन के लोग मायावती को नेता बनाने के लिए तैयार हो जाएं, तो वो इस गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। अब मंत्री ओम प्रकाश राजभर के बयान से बसपा सुप्रीमो के इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि मौजूदा वक्त में बसपा का जो खोया हुआ जनाधार है, उसे बचाने की जद्दोजहद में बसपा लगी हुई है और कहीं ना कहीं शायद बसपा सुप्रीमो मायावती को अपनी उस पुरानी भूल का एहसास हो चुका है, जिसमें उन्होंने अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, जिसका खामियाजा आज बसपा को लगातार मिल रही हार के रूप में भरना पड़ रहा है। और अब बसपा के सामने अपनी साख बचाने की एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में देखना अहम होगा कि अपनी खोई हुई साख बचाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती क्या फैसला लेती हैं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।